हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू स्ट्रैंड्स इन दी इस्लामिक ट्रेडिशंस। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक से अगर आप समझना चाहें कि किस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं, हम डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं सूफिज्म, सूफी। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे चलते हैं। तो अरब मर्चेंट्स जो थे, वो इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वहां पे फर्स्ट मिलेनियम सीई से ही आना शुरू हो गए थे। फर्स्ट मिलेनियम सीई मतलब 0 से लेके 1000 सीई तक। आई होप आप सबको पता होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मतलब इस्लाम की मतलब बिगिनिंग जो हुई थी वो किस टाइम में हुई थी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद किस टाइम में सऊदी अरेबिया में थे एंड इस्लाम की बिगिनिंग उसके अराउंड कैसे हुई और कितनी तेज हुई। इसका आपको अगर नॉलेज है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसकी डिटेल यहाँ पे आपको नहीं दूंगा। मैं क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एनीवेज, ये इसी टाइम पीरियड मिड मिड अराउंड दिस सेंचुरी के इसी टाइम पीरियड में बिगिनिंग हुई थी इस्लाम की। एंड ये अगर अरब कोस्ट है, ये अगर अरब हो गया, ठीक है, अरब अगर हो गया तो ये वेस्ट कोस्ट हो गया इंडिया का। तो ऐसे शिप से आते थे, तो इसलिए वेस्ट कोस्ट पे पहले आए। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो अर्लीस्ट मॉस्क है वो कौन सी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये जो क्वेश्चन है पीसीएस में पूछा जा सकता है और स्टेट एसएससीज वगैरह जो होती है इनमें काफी पूछा जा सकता है। अर्लीस्ट मॉस्क कौन सी है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने भी कुछ किया था। क्या किया था ये आप पढ़े तो पता चलेगा। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो अरब मर्चेंट्स इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह थे, वहां पे आना शुरू हुआ वेस्टर्न कोस्ट में इन फर्स्ट मिलियन सी। while central asian people settled in the northwestern parts of the subcontinent during the same period। तो सेंट्रल एशिया के जो लोग थे वो भी इंडिया में आए। याद रखिए, इस्लाम का जो ओरिजिन हुआ था वो अरब के अराउंड हुआ था। इवेंचुअली यूरोप, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं वो भी इस्लामिक हो जाएंगे फ्रॉम द 7th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम। बताइए, इन्होंने लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लेकिन एग्जैक्ट ईयर बताइए। दीज रीजन्स बिकेम पार्ट ऑफ व्हाट इज ऑफन टर्म द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इस्लामिक वर्ल्ड में काफी पार्ट्स बन गए। आप देखेंगे इस्लामिक वर्ल्ड एक्सपेंड हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ गया। करेक्ट। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है उलेमा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी है आजकल तो वैसे इस वर्ड्स के बारे में, लेकिन हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। उलामा इसका मतलब होता है प्लूरल ऑफ अलीम और वन हु नोस। करेक्ट, मतलब जिसको समझ है, जो पढ़ा लिखा है, जो स्कॉलर है। आर दी स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, एज प्रिजर्वर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस, जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस। तो जुडिशियल फंक्शंस भी काफी परफॉर्म करते हैं, जैसे काजी होते हैं, इन्हें काजी कहते हैं। ठीक है, और रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह भी परफॉर्म करते हैं। तो उलेमा जो नॉलेजेबल लोग होते हैं। 711 में एक अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने सिंध को कॉन्कर करा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे सबसे पहले जो कोई कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ है। और ये कैलिफ, वर्ल्ड का कैलिफ मतलब, कैलिफ मतलब आप कह सकते हो कि एक समवन फ्रॉम whom आई एम गेटिंग द अथॉरिटी। तो कैलिफेट होता था। ऑटोमन एम्पायर ने काफी बड़ा रोल प्ले करा है कैलिफेट में। ये जो आइसिस था ना, इस्लामिक स्टेट, ये भी कैलिफ बनाना चाह रहे थे। हाँ, कुछ चला नहीं। इन दी एंड तो अबू बकर जो है उसकी भी डेथ हो गई। अबू बकर नाम जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड से भी एसोसिएटेड है, इसलिए उन्होंने वो नाम भी कॉपी करा था। तो कैलिफ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब कैलिफ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था इस्लामिक वर्ल्ड का। उससे ये अथॉरिटी लिया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को कॉन्कर करा तो ये जो है कैलिफ डोमेन का ही पार्ट बन गया। क्योंकि आप देखें ना, इस्लामिक वर्ल्ड, सारे के सारे जो इस्लामिक लोग थे वो अपनी अथॉरिटी कैलिफ से लेते थे। कैलिफ या कैलिफेट भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, यही आइसिस भी ट्राई कर रहा था। वो एक सोच रहा था मैं कैलिफ बन जाऊंगा, पूरी दुनिया के जो इस्लामिक लोग हैं वो हमें फॉलो करेंगे, मेरी बात मानेंगे। अब दुनिया में अब, उस टाइम में जो कैलिफेट हुआ करते थे पढ़े लिखे थे, समझदार थे, और उन्होंने एक पॉजिटिवली नॉलेज स्प्रेड करी। आजकल जो ये कैलिफेट बनाना चाहते, कोई लोग ऐसे उल्लू थोड़ी ना बनेंगे, है ना। कोई बना ही नहीं उल्लू, कुछ ऐसा चला ही नहीं इनका। एनीवेज, तो उस और कैलिफेट और इस कैलिफेट को कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत है। लेटर 13 सेंचुरी मतलब 1200 से 1299, या 1201 से लेकर 1300 तक ले लो। इस टाइम में आप देखोगे टर्क्स एंड अफगान्स दिल्ली सल्तनत उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी।
टर्क्स अफगान्स, काफी अफगान्स थे, काफी टर्क्स थे। जैसे बोला जाता है लोधी जो थे वो अफगानी थे, ठीक है। और खिलजीज को भी बोला जाता है अफगानी और टर्क्स का मिक्स ब्लड, काफी कुछ और भी कहे जाते हैं। बाकी जितने भी आप सल्तनत में देखोगे, जैसे स्लेव डायनेस्टी हो गई, जैसे तुगलक हो गए, सब टर्क्स थे, टर्क्स, टर्की, टर्क्स वहां से, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत बनी थी। दिल्ली सल्तनत आई होप आप सबको पता है, 5 कही जाती है। स्लेव डायनेस्टी एस, फिर आए खिलजी, फिर आए तुगलक, फिर आए सैयद, फिर आए लोदी। हाँ, फिर इसके बाद शेरशाह सूरी भी आएंगे, ये अफगानी थे। शेरशाह सूरी भी आएंगे, इन सबको बोला जाता है सल्तनत के पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो याद रखना, हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन दी डेक्कन। इसको तो लोग याद ही नहीं रखते कि डेक्कन में भी सल्तनत बनी थी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहमानी किंगडम, बहमानी, ज्यादा दे नहीं रखा, अगले चैप्टर में वैसे थोड़ा सा है जिक्र होगा, देख लेंगे। बहमानी किंगडम साउथ इंडिया में बना था, विजयनगर के साथ ही, काफी अच्छी फाइट हुई थी, ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता अब, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो। और 5 डेक्कन सल्तनत भी बनी थी आगे चल के, ठीक है। ये जब बहमानी किंगडम खत्म हो जाएगा तो 5 डेक्कन सल्तनत आएंगी। इस्लाम जो है इसको एक्नॉलेज किया गया कि इट इज द रिलीजन ऑफ द रूलर्स इन सेवरल एरियाज। दिस कंटिन्यूड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी 1526 में क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिखो क्या हुआ था। वैसे तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अब ये बताओ बाबर ने किसको हराया, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखो। तो 1526 में मुगल एम्पायर शुरू हुआ, बाबर आ गए, ठीक है। In the 16th century as well as in many of the regional states that emerged in the 18th century। 18th सेंचुरी में रीजनल स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? देखो एक एक वर्ड पे अगर आपको ध्यान नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा आपको, फिर तो ऐसी बड़ा ही मतलब मजे कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे। इनको ध्यान देना है एक एक वर्ड को। रीजनल स्टेट्स जैसे अवध, अवध के रूलर, ठीक है। बंगाल के रूलर, जिसमें एक नाम आता है बड़ा पॉपुलर, किसका? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला वो बंगाल के ही रूलर थे भैया। उसके बाद मैसूर, बड़े पॉपुलर रूलर टीपू सुल्तान। उसके बाद कौन? निजाम जी, कहाँ पे? अब वहां पे हैदराबाद, ठीक है। निजाम, निजाम पैलेस तो अभी भी विजिट करके आना, बढ़िया जगह है। ये सब आए हैं ना, और भी थे छोटे मोटे, ये मेन थे। तो ये चीजें हमें याद रखना है कि रीजनल स्टेट्स भी बनी, इन सबका जो रिलीजन था, ठीक है, इन सबका जो रिलीजन था वो इस्लाम था। देखिए फॉलो करो या ना करो, रिलीजन तो आपका इस्लाम है ना। इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करो या ना करो, रिलीजन उनका इस्लाम था। काफी जगह शरिया लॉ भी आया, लेकिन उसको स्पेसिफिकली फॉलो नहीं करा गया। देखते हैं उस चीज को भी हम देखेंगे। थ्योरेटिकली, वर्ड पे ध्यान दो, थ्योरेटिकली मतलब असली में हो या ना हो पता नहीं। मुस्लिम रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू बी गाइड बाय उलामा हु वर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया। तो उलेमा मतलब मुस्लिम रूलर्स, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप ना उलामा जो है उनकी बातें सुनोगे। जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा होता है, सफेद दाढ़ी वाला, गाइड करता रहता है। ज्यादातर तो विलन ही दिखाते हैं, लेकिन ये भी समझो कि ये जो लोग होते हैं नॉलेजेबल भी होते हैं, ठीक है, जब डाउट वगैरह होता है। एक चीज लेकिन याद रखो, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो सुल्तान और एम्पायर की ही रहती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुल्तान एंड एम्पायर? ये कमेंट सेक्शन में ढूंढो पढ़ के, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। किसी ना किसी लेक्चर में तो मैं वैसे बता ही दूंगा, और भी वीडियोस में बताया ही होगा आई थिंक, सुल्तान और एम्परर में क्या फर्क होता है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है बताने का आपको कि मुस्लिम रूलर्स, ये सुल्तान हो भले ही एम्परर हो, जैसे अकबर है, अकबर एक एम्परर है। मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान थे, ठीक है। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप जो है उलामा की बात सुनो, उसी के हिसाब से डिसीजन लो। जैसे हिंदूज में एक्सपेक्ट किया जाता था कि क्षत्रिय जो राजा है वो डिसीजन लेगा ब्राह्मण से पूछ के। असली में तो देखिए, ना ये असली में हो रहा है ना असली में ये हो रहा है। ये तो थोड़ा बहुत हो भी रहा था, ठीक है, फॉलो, क्षत्रिय पूछते थे ब्राह्मण से थोड़ा बहुत। लेकिन ये तो बिल्कुल, जैसे अकबर थे उन्होंने तो बिल्कुल ही भगा दिया, मतलब सुनते ही नहीं थे उनकी बात, उलेमा वगैरह की। उलेमा तो उनसे बहुत नाराज रहते थे, फतवा जारी कर दिया था अकबर के अगेंस्ट। क्लियरली द सिचुएशन वाज कॉम्प्लिकेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट वेयर पॉपुलेशन दैट डज नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। भाई इस्लाम में मेजोरिटी तो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। आप उनपे उलेमा की बात से थोड़ी ना चलाओगे। देखिए डेमोक्रेसी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि रूलर की जो मर्जी चल रही है वो करेगा। रूलर जो है अपनी प्रजा को खुश रखना चाहता था, कोई भी रूलर हो, इवन औरंगजेब भी, ठीक है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते थे कि जिससे प्रजा जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर प्रजा आपकी साथ नहीं दे रही तो नहीं, मतलब आप नहीं चला सकते अपना। तो देखिए शरिया, शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ये होता है शरिया, इट इज बेस्ड ऑन द कुरान एंड द हदीस। हदीस, हदीस में कुरान तो ठीक है, एक आप कह सकते हो एक एक किताब है जो
मुस्लिम्स जो सब फॉलो करते हैं। एंड हदीस क्या है, हदीस में वो है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो ट्रेडिशंस है ना, वो उनकी वाइफ ने बताए हैं कि ये ट्रेडिशंस प्रॉफिट मोहम्मद फॉलो करते थे, तो उसमें वो चीजें लिखी गई हैं। तो ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड्स एंड डीड्स, तो सारी बातें हदीस और कुरान में लिखी हुई। कुरान जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हदीस जो है सेकेंडरी है। जो चीजें कुरान में नहीं है वो हदीस में फॉलो की जाती हैं। और और ये समझ लीजिए, जहाँ कुरान इज ग्रेटर देन हदीस, ये फॉलो ये होता है, ठीक है। एंड इसको फॉलो किया जाता है शरिया लॉ में। विद द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक रूल आउटसाइड अरेबिया इन एरियाज वेयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर डिफरेंट, समझिए, आउटसाइड अरेबिया जहां पे कस्टम एंड ट्रेडिशन डिफरेंट है फ्रॉम अरेबिक वर्ल्ड, कियास रीजनिंग बाय एनालॉजी एंड इजमा कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, मतलब यहाँ डेमोक्रेसी का वर्ड आ रहा है, देख रहे हो, कंसेंसस वर रिकॉग्नाइज्ड एज टू अदर सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन। तो चार चीजों से मिलकर शरिया इवॉल्व हुआ है। एक तो कुरान, जो एक होली बुक है, होली बुक मुस्लिम्स के लिए, राइट, ऊपर से मतलब कहा जाता है उतारी गई है। हदीस जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद का ट्रेडिशन है। कियास, कियास पूछ लेगा यूपीएससी, भाई कियास का मतलब क्या है? इसका मतलब है रीजनिंग बाय एनालॉजी, साइंटिफिक है, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। डिसीजन, इज्मा, इसका मतलब है कंसेंसस, लोगों से पूछ के, ऐसे नहीं जिसकी जो मर्जी चल रही है, इससे मिलकर बनाया शरिया। तो देखिए ऐसे बनाया, आजकल तो वैसे मजाक ही उड़ाया जाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये आपको लेकिन समझना होगा मीनिंग। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट द कैटेगरी ऑफ द जिम्मी, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ठीक है, जिम्मी। जिम्मी का मतलब है प्रोटेक्टेड पीपल, डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा, प्रोटेक्शन, डेवलप्ड फॉर पीपल हु फॉलोड रिवील्ड scriptures such as Jews and Christians and lived under Muslim rulership। तो जिम्मी एक वर्ड आया, जो लोग इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड उनके लिए ये वर्ड आ रहा है जिम्मी, कि ये प्रोटेक्टेड पीपल है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि मारना है, ठीक है। डेवलप्ड फॉर पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, उनका ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन और भी मतलब इवन हिंदूज भी आप कह सकते हो। एंड दे लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूलरशिप, इनको जो है एक टैक्स पे करना होता है जिसको जिजिया कहते हैं, एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप जिजिया दीजिए। याद रखिए कि फितरा होता है जो मुस्लिम्स को देना होता है, और जिजिया जो होता है वो नॉन मुस्लिम्स को देना होता है। तो आप ये याद रखिए कि हेरेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो रहा कि आपसे सिर्फ जिजिया ले रहे हैं, आपसे अगर जिजिया ले रहे हैं तो फितरा नहीं ले रहे। हाँ ये है कि जिजिया की वैल्यू ज्यादा होती थी देन फितरा, और अगर कोई रूलर बहुत ही ज्यादा इस्लामिक है तो वो जिजिया काफी ज्यादा बढ़ा देता था, ठीक है। एंड फितरा तो मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक। फितरा मतलब उन्हें पे करना होता था एज पर देयर शरिया, ठीक है। इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज आल्सो, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जिम्मी जो वर्ड है, जिम्मी मतलब प्रोटेक्टेड पीपल, डेवलप्ड फॉर पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर सच एज क्रिश्चियंस, ज्यूज, है ना, और इंडिया में हिंदूज के लिए भी। जैसे मैंने आपको बताया कि रूलर जो थे वो अपने हिसाब से चलते थे, उन्होंने बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी फॉलो कर रखी थी। फॉर इंस्टेंस सेवरल रूलर्स गिव लैंड एंडोमेंट्स एंड ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशंस टू हिंदू, जैन, जोरेस्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आल्सो एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्ट। सारे रूलर्स, इवन इवन जो औरंगजेब थे उन्होंने भी करा है, ठीक है। devotion towards non-Muslim religious leaders. These grants were made by several Mughal rulers, औरंगजेब एंड अकबर भी, ठीक है, याद रखिए। तो एक खंबत का चर्च है जहाँ पे अकबर, दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द फरमान ऑफ द अकबर। देखिए वो कितनी इंपॉर्टेंट बात कहेंगे, इसको आप पढ़ना, इससे आपको पता चलेगा कि कितने टॉलरेंट थे अकबर। वो वहां पे बोला क्या था कि भाई चर्च बनाने दो, पढ़ना आप इसको, ठीक है। मैंने बस आपको शॉर्ट में बता दिया खंबत कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। वहां पे बोला गया है कि आप बनाने दीजिए भाई चर्च। उसमें कुछ बातें कही गई हैं, थोड़ा सा एंगर भी शो किया गया, थोड़ा सा ये भी ऑर्डर भी दिया गया है, थोड़ा आप इसे पढ़ें, ठीक है। Who were the people from whom Akbar anticipated opposition to his order? कुछ लोग थे जो बनाना नहीं चाहते थे चर्च। कौन थे, क्या लगता है? थोड़ा सा पढ़िए इसको, एनालाइज करिए। 1598 का है, और यहाँ पर आप देखो ये जहांगीर है। अब ये तो है नहीं जहांगीर, यही होंगे, है ना, ठीक है। तो जहांगीर जो है ये है, और ये देखिए जोगी से एक काफी जाते थे जोगी के पास, काफी रिस्पेक्ट करते थे, शाहजहां भी रिस्पेक्ट करते थे, और उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले रहे हैं। मुगल पेंटिंग्स तो ही पॉपुलर, ये मुगल पेंटिंग वही जा रहे हैं, है ना। रेफरेंस ऑफ द जोगी, ये पढ़िए भाई। Here is an excerpt from the letter written by औरंगजेब to a जोगी। देख लीजिए औरंगजेब के बारे में आजकल तो ऐसे बोला जाता है, पता नहीं जैसे कोई चोर या बदमाश, कोई गुंडे टाइप का हो, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा
The possessor of the sublime station, Shiv Murat Guru Anandmant Jio, may your reference remain in peace and happiness ever under the protection of Shri Shiv Jio. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने उनके लिए किया है। आइडेंटिफाई द डीटी वर्शिप्ड बाय द जोगी। क्या लगता है कौन से ये जोगी जो है वो किस डीटी की वर्शिप करते थे? डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द एम्परर। एम्परर मतलब औरंगजेब टुवर्ड्स द जोगी, बताइए। A piece of the cloth for the clock and a sum of 25 rupees which have been sent as an offering will reach। तो देखिए औरंगजेब भी कर रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा, है ना। जब भी क्रिटिसाइज करें तो ये वाले पॉइंट्स भी हमें लिखने होंगे, हमें अपने बायसेस नहीं रखने होंगे। आ जाते हैं ओके फ्रेंड्स, अब पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम पे आ जाते हैं। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम दे नीड टू फॉलो 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम। ये तो आपको पता होने चाहिए कि सिर्फ एक गॉड है जिनका नाम अल्लाह है, ठीक है। सिर्फ एक गॉड, मोनोथिज्म फॉलो करते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उनके मैसेंजर है। ये पहला हुआ शहादा, ठीक है, मैसेंजर, ये पहला हुआ, पहला। दूसरा है 5 वक्त आपको नमाज पढ़नी है, ठीक है, नमाज सलात। तीसरा है ज़कात देनी है आपको, जो मैं पहले भी बताया था। ज़कात मतलब गरीबों को देने हैं पैसे, गरीबों को खाना देना है ना, ये सब चीजें। चौथा है आप फास्ट रखिए रमजान के दिन। रमजान जो 30 दिन का महीना होता है, राइट, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आपको फास्ट रखना है। और आपको पिलग्रिमेज जाना है मक्का पे। यहाँ मैं थोड़ा पॉइंट ऐड कर दूं कि जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तब, ये नहीं कि हाँ भाई हम तो अपना घर बेच के हज पे चले गए। काफी अनफॉर्चुनेटली आज वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ उनको ही जाना है जो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक बार टेक्स्ट, ये पिक्स वगैरह है, इनको देखते रहिए, इससे नॉलेज बढ़ती है। एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी हुई, कौन सी? खोज की मैन्यूस्क्रिप्ट। द गिजन वर ट्रांसमिटेड orally before being recorded in the Khojki script that was derived from the local Landa clipped mercantile script used by the linguistically diverse community खोजास in Punjab, Sindh and Gujarat। थोड़े से आपको ये खोजास अभी भी दिखेंगे आजकल, मतलब आज के टाइम में भी। However, these universal features were often overlaid with diversities in practices। डाइवर्सिटी इस्लाम में भी है, जैसे शिया सुन्नी है, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऑफ कन्वर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल मिलियूज, जैसे खोजाज है अ ब्रांच ऑफ द इस्माइलीज। इस्माइलीज जो एक शिया है, मुस्लिम जो है मेनली मेनली शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। ये खोजाज जो है ये आप कह सकते हो शिया है, और शिया में याद रखना बहुत कम है, मोस्ट मुस्लिम जो है वो सुन्नी है। जो मोस्ट मुस्लिम्स हैं जो वो सुन्नी है। तो जब भी कभी बात होती है मुस्लिम्स के बारे में तो समझ लो बाय डिफॉल्ट हम सुन्नी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या समझे आप इस बात को? आई होप इस बात को क्लियर हो गया। बाय डिफॉल्ट हम सुन्नी की बात कर रहे हैं क्योंकि शिया की प्रैक्टिसेस कुछ अलग है। तो यहाँ पे बता रहे हैं खोजास अ ब्रांच ऑफ द इस्लामीज Ismailis developed new modes of communication, disseminating ideas derived from the Quran through indigenous literary genres. These included Jinan, जी हमने जो देखा, devotional poems in Punjabi, Multani, Sindh, Kachi, Hindi, Gujarati, sung in special ragas during daily prayer meetings। तो देखिए इनकी प्रैक्टिसेस अलग है, ठीक है, पूरा का पूरा वैसा नहीं है। देखिए दी एंड देखिए यहाँ disseminating ideas derived from the Quran through indigenous लिटरेरी जर्नल्स। तो आप देख सकते हो कि मिक्सचर है ना, मिक्सचर है। लोकल आपने कुरान का भी लिया एंड आपने लोकल जो चीजें हैं उसका भी यूज किया, राइट। क्योंकि काफी जो है मुस्लिम जो कन्वर्ट elsewhere Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast का एरर में है, adopted the local language मलयालम। जबकि मुस्लिम्स की जो लैंग्वेज होती है या तो अरबिक होनी चाहिए या आप कह सकते हो उर्दू होगी, लेकिन यहाँ देखो मलयालम ही बोल रहे हैं ना। मैट्री लोकल, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है मैट्री लीनियर, एक होता है मैट्रियार्की, और एक होता है मैट्री लोकल। ये दोनों का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखो और एग्जांपल के साथ लिखो। मैट्री लोकल मैं समझा रहा हूँ। मैट्री लोकल रेसिडेंस इज अ प्रैक्टिस वेयर वुमेन आफ्टर मैरिज अपने ही घर में रहती है, रिमेन इन देयर नेटल होम विद देयर चिल्ड्रन, एंड द हस्बैंड जो है वो उनसे मिलने आते हैं। तो हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, उनसे मिलने आते रहते हैं। तो ये मैट्री लोकल है। मैट्री लीनियर क्या होता है, मैट्रियार्की क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये देखिए मॉस्क इन केरल 13वीं सेंचुरी की है, और इसका रूफ देखो भैया, है ना, रूफ टेम्पल जैसा है, टेम्पल द्रविड टेम्पल है ना, देखो ऐसे नहीं होती मॉस्क। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें मेक श्योर दिखेगा। द कॉम्प्लेक्स
तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं. कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल फेथ विद लोकल ट्रेडिशन इज परहैप्स बेस्ट exemplified by the architecture of the mosque. Some architectural features Some architectural features of the mosque are universal, such as सारी की सारी जो मस्जिद होती हैं वो मक्का की तरफ होती हैं, इसलिए सारे जो मुसलमान होते हैं ना वो वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं. तो हमेशा वो चेक करते हैं पश्चिम किस तरफ है ना. और तो एक ही चीज है, सारी मॉस्क ऐसी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ द मिराब, प्रेयर निशा, मिराब एंड द मिनबार, पल्पिट. ठीक है. However, there are several features that show variation, such as roof. हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे रूफ अलग है. अतिया मॉस्क कहाँ की है भैया? ये बांग्लादेश की है, मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट की. ये पत्थरों से बनी है. देखिए मक्का की तरफ ओरिएंटेशन होती है. एंड एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ मिहराब, प्रेयर जो जगह होती है वो भी सब जगह ऑलमोस्ट सेम होती है. जहाँ पे जो आप कह सकते हो मौलाना साहब है वो नमाज पढ़ाते हैं ना, ये सब चीजें सेम है. लेकिन आप देखें यहाँ पे कि ये चीज अलग है. पिछले में मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, द्रविड़ टाइप का आर्किटेक्चर आपको दिखाया है, राइट. देखिए एक और मॉस्क नीचे बना रखी है, ये देखिए, ये तो कमाल ही हो गया है ना. कहाँ की लग रही है? कश्मीर की है. द शाह हमदन मॉस्क इन श्रीनगर ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, ठीक है, इज ऑफन रिगार्डेड एज द ज्वेल ऑफ इन द क्राउन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मॉस्क ऑफ कश्मीर. इतनी पुरानी है, 1395 में बनी है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर. नोटिस द स्पायर एंड द ब्यूटीफुली कार्व्ड eaves. It is decorated with papier mache. पढ़ना इसके बारे में. कश्मीर आर्किटेक्चर जो इंपॉर्टेंट है उसमें काफी कुछ आ सकता है. मे बी अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कश्मीर आर्किटेक्चर पढ़ लेना. तो यहाँ पे नेम्स फॉर द कम्युनिटीज, वी ऑफन टेक द टर्म्स हिंदू एंड मुस्लिम for granted as label for religious communities, yet these terms did not gain currency for a long time. Historians who have studied Sanskrit texts and inscriptions dating between 8th and 14th century point out that the term Musalman or Muslim was virtually never used. देख रहे हो, 8 से लेके 14वीं सदी तक मुस्लिम और मुसलमान वर्ड यूज ही नहीं हुआ. ठीक है. अब तो अब तो हो रहा है. हिंदू वर्ड भी ऐसे ही काफी मिस यूज नहीं होते थे, है ना. Instead, people were occasionally identified in terms of the region from which they came. अब समझ में आ रहा है टर्क क्यों बोल रहे हैं, मंगोल क्यों बोल रहे हैं, मुगल्स क्यों बोल रहे हैं. समझ में आ रहा है यानी टर्क्स अफगानी. सो द टर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुरुष्का. तजिका वर पीपल फ्रॉम तजिकिस्तान. Parashika were people from Persia. Persia कहाँ है? पर्शिया ईरान है ना. तो ये चीजें आपको याद रखें. Sometimes the terms used for other people were applied to the new migrants. For instance, Turks and Afghans were referred to as Shakas and Yavanas. ठीक है. For instance, Turks and अफगान्स को शाकाज एंड यवनास बोल रहे हैं. देखिए उस टाइम में ऐसे बोला जाता था. आजकल तो सबको बोला जाता है सभी मुसलमान है ना. तो उस टाइम पे ये टर्म्स यूज होती थी. इसको आपको समझना होगा, याद रखना होगा. ठीक है. एज हिस्टोरियन अंडरस्टैंड करना होगा कि हिंदू मुस्लिम जो टर्म्स हैं वो मॉडर्न टर्म्स हैं, उस टाइम की टर्म्स नहीं थी. मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज फॉर मिलेच्छा. हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलेच्छा. इंडिकेटिंग दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी. क्या समझे? मिलेच्छा मतलब है आप कास्ट सोसाइटी को फॉलो नहीं करते. एंड स्पोक लैंग्वेजेस जो संस्कृत से डिराइव्ड नहीं है. एंड सच टर्म्स समटाइम्स हैड अ डेरोगेटरी कॉनोटेशन, बट they really denoted a distinct religious community of Muslims in opposition to Hindus. तो देखिए जो भी माइग्रेंट कम्युनिटीज होती थी उन सबको मिलिच्छा बोला जाता था. लेकिन ये जो टर्म है ये मुस्लिम्स के लिए यूज नहीं हुई है, ये जनरली हिंदूज के लिए. जैसे शाकाज आ गए है ना, शाकाज को बोला जाता था कि आप मिलिच्छा हो. और कोई ग्रीक्स आ गए उनको बोला जाता आप मिलिच्छा हो. And as we saw, the term Hindu was used in a variety of ways, not necessarily restricted to the religious connotation. तो बोला जाता था जो भी ये नदी जा रही है, ये कौन सी नदी है? ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसके जो इतर लोग रहते हैं उन्हें हिंदू बोला जाता है. तो इसलिए काफी बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो सभी हिंदू हैं. क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो इंडस रिवर के क्या कहते हैं, ईस्ट में रहते हैं. ठीक है. ये चीजें हैं. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं. फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क. आपकी जो विलेज और टाउन में है, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड मॉस्क, आर दीज लोकली अवेलेबल. क्या ये जो मटेरियल हैं वो लोकली अवेलेबल है या कहीं से लिए गए हैं? आर देयर एनी डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स जो आपके घर के पास मॉस्क है तो बताइए. तो फ्रेंड्स हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए आर्किटेक्चर को, सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा. ठीक है. आई थिंक ये खत्म हो गया. अगले चैप्टर में हम
हमने बेसिस समझ लिया है इस्लाम का। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इस्लाम से कैसे सूफिज्म आया और सूफिज्म कैसे इस्लाम से थोड़ा डिफरेंट भी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।